हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्निकल ग्रेड सेकंड का ये पार्ट दूसरा। ठीक है, तो हम लोग पार्ट वन कवर कर चुके हैं, उसमें 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो इस पार्ट टू में भी हम लोग अब 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जा सकता है और उसमें देख सकता है। ठीक है, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करे, लाइक एंड शेयर करे। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक दोस्तों, तो हम लोग 51 क्वेश्चन से देखेंगे और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीत गृह में या खांचेदार जगह पर किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया जाता है। तो खांचेदार जगह पर हम लोग जो वायरिंग यूज करते हैं दोस्तों वो होती है सीसा कवचित वायरिंग या लेड सीटेड वायरिंग। ठीक है, ये मतलब फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए हम लोग खांचेदार जगहों पर इसको आसानी से हम लोग इसकी वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध होगा कितना होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है अगर उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, 4 ओम वाले 4 रेजिस्टेंस हैं, तो हम जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इसका निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इसी तरह 1/4। ठीक है, 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं तो इस तरह से हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4। तो जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 1, तो जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला जो एक्साइटर होता है वो क्या होता है। तो जो अल्टरनेटर को एक्साइटर हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेटर के लिए वो होता है दोस्तों शंट जनरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 1 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है, अगर उसको हम लोग एक 40 ओम के अक्रॉस जोड़ते हैं, 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और उसमें अगर 1 एम्पियर की करंट पैदा हो रही थी, जो वोल्टेज होगा वी बराबर क्या होता है दोस्तों IR। तो I1 × 40 ओम, तो ये बैटरी हो जाएगी, वो हो जाएगी 40 वोल्ट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 3 फेज और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग होते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है RYV एंड ब्लैक। ठीक है, RYBB, आर से रेड, वाई येलो, बी से ब्लू, एंड जो न्यूट्रल पॉइंट होता है इसमें वो होता है ब्लैक। ठीक है, लाल, पीला, नीला और काला। अगला क्वेश्चन, एक मतलब MMF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, MMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटो सॉरी फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, एंड इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है करंट। ठीक है, जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के करंट कहा जाता है। जो करंट होता है वो होता है दोस्तों dQ/dt। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर के सिद्धांत पर काम करता है। तो अल्टरनेटर होता है वो फैराडे के नियम के सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, OCV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OCV का होता है दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या होती है। तो ये होती है दोस्तों मुंह से नाक वाली विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एच श्रेणी के विद्युत रोधी या ऊष्मा रोधी की सीमित तापमान क्या होती है, जो लिमिट होती है एच टाइप के, एच क्लास के जो विद्युत रोधी होते हैं उनकी क्या होती है। तो होती है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, इनकी जो क्लास होती है विद्युत रोधों की क्लास होती है वो होती है क्या, ये होता है YAEBFHC। ठीक है, FHC। तो जो वाई होता है वो होता है दोस्तों 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एंड ए होता है इसकी जो रेंज होती है वो होती है 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वाई ए ई जो होती है उसकी होती है दोस्तों 120 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वी जो होता है वो होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ हो जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एच 180 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो सी होता है लास्ट में वो होता है दोस्तों 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। ठीक है, ये इन लोगों का सीमित टेम्परेचर तापमान होता है कि ये इतने टेम्परेचर तक सह सकते हैं इस क्लास के इंसुलेशन रजिस्टेंस मटेरियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायरल प्रकोष्ठ इंडक्शन मोटर या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वरीयता दी जाती है, जहां पर तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उनको वहां पर वरीयता दी जाती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा, जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है,
तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती हैं उनका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन, ड्रम स्विच का उपयोग में किया जाता है। जो ड्रम स्विच होते हैं उनका उपयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। जो स्पेसिफिक गुरुत्व होता है वो लेड एसिड बैटरी का होता है दोस्तों 1280। अगला क्वेश्चन, किसी गलन क्षण प्रकोष्ठ इंडक्शन मोटर का जो स्लॉट आकार होता है उनका अनुपात होता है वो होता है दोस्तों 12:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है। तो क्या कह रहा है, सजावटी सीरीज श्रृंखला वाली जो होगी सीरीज में 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब जोड़ सकते हैं। तो वोल्टेज की टोटल आपूर्ति कितनी है 240 वोल्ट। ठीक है। और एक बल्ब है वो 6 वोल्ट का है। ठीक है। तो 6 वोल्ट खपत करेगा अगर वो सीरीज में जोड़ेंगे। तो कितने बल्ब जोड़ सकते हैं टोटल 240 वोल्ट से। तो ये जोड़ सकते हैं 40 बल्ब। ठीक है। 6 वोल्ट के 40 बल्ब जोड़ सकते हैं हम लोग सजावटी श्रृंखला में व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, एक वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो जो वेब बाइंडिंग होती है उसमें समांतर पथों की संख्या होती है वेव में होती है दोस्तों कितनी, वो होती है a बराबर 2। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत, 6 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। एक वेव बाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होगी वो होगी a बराबर 2। एंड जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो होती है a बराबर p के। ठीक है। जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतना ही पैरेलल पाथ होंगे। अगला क्वेश्चन, तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस किससे मापते हैं हम लोग, तो ये होता है दोस्तों मैगर। ठीक है। मैगर से हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो टैकोमीटर है दोस्तों इससे हम लोग स्पीड मापते हैं। जो क्लैंप मीटर है इससे हम लोग करंट मापते हैं। एंड जो मल्टीमीटर है इससे हम लोग करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस माप सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिता मतलब पैरेलल ऑपरेशन के लिए सिंक्रोनाइजिंग के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त होती है। तो जब दो ट्रांसफार्मर को हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं तो उसके लिए दोस्तों उनकी फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज और जो फेज सीक्वेंस है वो समान होना चाहिए। ठीक है। ये प्रमुख शर्तें होती हैं। अगला क्वेश्चन, कि मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ओवरलोड रिले का जो यूज करते हैं दोस्तों वो आमतौर पर किया जाता है ओवरलोड से सुरक्षा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, की का उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट्स विद्युत रोधी किए जाते हैं। तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं उनके बीच में कौन सा इंसुलेशन यूज करते हैं, तो वो होता है दोस्तों माइका। ठीक है। माइका का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसमें विद्युत रोधी इंसुलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी डैम्पिंग प्रणाली होती है। तो ये होती है दोस्तों ईडी करंट डैम्पिंग, जो काफ़ी सबसे अच्छी और काफ़ी उपयोगी डैम्पिंग प्रणाली होती है। ठीक है। ईडी करंट डैम्पिंग ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। जो ओनली डीसी पर यूज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि उच्च गतिशील अल्टरनेटर में उपयोगी जो रोटर्स होता है वो कैसा होता है। तो हाई स्पीड के लिए हम लोग हाई स्पीड अल्टरनेटर्स में कौन सा रोटर यूज करते हैं, तो वो होता है दोस्तों सिलेंड्रिकल टाइप या बेलनाकार टाइप, या उसको हम लोग नॉन सेलियन टाइप बोलते हैं। ठीक है। तो उसका यूज हम लोग करते हैं हाई स्पीड के लिए। जो बेलनाकार रोटर होता है उसका जो डायामीटर होता है वो कम होता है एंड जो उसकी एक्सियल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। एंड जो नॉन सेलियन टाइप होता है, ठीक है, या उभरे हुए पोल टाइप, सॉरी सेलियंट पोल टाइप या उभरे हुए पोल टाइप होता है जो, ठीक है, नॉन सिलेंड्रिकल रोटर, उसका यूज हम लोग लो स्पीड के लिए करते हैं। तो उसका जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है एंड जो एक्सियल लेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि पीपीई का पूर्ण रूप क्या होता है। पीपीई का पूर्ण रूप होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। पीपीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण पर किया किया जाता है। तो जो लो टेंशन केबल होती है उनका इंसुलेशन का परीक्षण किया जाता है वो होता है दोस्तों 1100 वोल्ट मतलब 1.1 केवी तक। ठीक है। ये लो टेंशन केबल के लिए इंसुलेशन परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड उपयोग किया जाता है। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें दोस्तों 4 डायोड यूज होते हैं। ठीक है। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड यूज होते हैं। इस तरह से 4 डायोड लगे होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि CFL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CFL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक। अगला क्वेश्चन,
डीसी मोटर में स्टार्टर्स का उपयोग के लिए किया जाता है। तो जो डीसी मोटर्स होती हैं उसमें स्टार्टर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों स्टार्टिंग करंट को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। जो स्टार्टिंग करंट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा से कम नहीं होना चाहिए। तो जो प्लेट अर्थिंग करते हैं हम लोग, उसमें जो पृथ्वी में गड्ढा करते हैं वो कम से कम मिनिमम नहीं होना चाहिए। वो होता है दोस्तों 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 मीटर की गहराई से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी पावर ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग स्विच होता है वो कहाँ जुड़ा होता है? तो पावर ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग स्विच होता है वो ऑलवेज सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। जो टेप हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग में टेपिंग देते हैं, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन, किसी अमीटर के परिसर को कैसे विस्तारित किया जाता है, मतलब उसकी रेंज को कैसे हम लोग बढ़ाते हैं? तो क्या करते हैं कि जो अमीटर होता है उसके लिए हम लोग एक शंट का यूज करते हैं। तो शंट कैसा होता है दोस्तों? तो शंट जो होता है वो होता है निम्न मान का, ठीक, उसका जो मान होता है वो निम्न होता है एंड अमीटर को उसके साथ में पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग एक लो मान के प्रतिरोध का यूज करते हैं जिसको हम लोग अमीटर के शंट में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। एंड जो वोल्ट मीटर होता है अगर उसकी हम लोगों को रेंज बढ़ानी होती है तो उसमें हाई मान के रेजिस्टेंस को उसके सीरीज में जोड़ देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मल्टीप्लायर। उसको मल्टीप्लायर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या होती है? जो जीआई की अर्थिंग प्लेट होती है उसकी जो माप होती है वो क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों 60 × 60 × 6.35 mm, ठीक है। 60 बाई 60 की जो प्लेट होती है एंड उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 6.35 mm, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होती है। अगला क्वेश्चन, क्या है कि छुपाई गई या वाहिका नली वाली डक्ट वायरिंग को, इसको कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग या छुपी हुई वायरिंग भी कहा जाता है। तो इसको क्या और कहा जाता है? ये इसे कहा जाता है दोस्तों भूमिगत नली पाइप वायरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे सुरक्षित वायरिंग सिस्टम होता है। इसको क्या करते हैं, ये दीवार के अंदर की जाती है, ठीक है, इसलिए इसको छुपी हुई वायरिंग कहते हैं, ठीक है। इस पर और वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है एंड इसमें जो इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा भी नहीं रहता है, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो प्रवाह होता है वो कितना होता है दोस्तों? सभी जानते हैं 1.602 × 10⁻⁻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  ठीक है, जो इस पर चार्ज होता है वो होता है -के 1.602 × 10⁻⁻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 ⁻ अगला क्वेश्चन, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपकेंद्रित स्विच होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से ये रनिंग या मेन वाइंडिंग होती है एंड ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसके साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है, ठीक है। एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है कि जो इसकी स्पीड होती है मोटर की वो 75% तक जब स्पीड कंप्लीट कर लेती है, मोटर पा लेती है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो ओपन हो जाती है। तो जो मोटर जब चलती है 75% स्पीड के बाद वो रनिंग वाइंडिंग पर चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर बदल देते हैं। एमजी सेट का मतलब मोटर जनरेटर सेट एंड रोटरी कन्वर्टर ये क्या बदल देते हैं? तो ये दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मोटर जनरेटर सेट का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत मीपी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग की बनाई जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो हेयर स्प्रिंग होती है वो दोस्तों फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। उसका जो मटेरियल होता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्विच, सॉकेट, ईटीसी? तो ये दोस्तों होते हैं पीतल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संकर्षण कार्य के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? संकर्षण मतलब ट्रैक्शन वर्क के लिए ये होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है। इसको हम लोग नो लोड पे इसकी स्पीड जो बहुत ही हाई होती है, इसको हम लोग विदाउट लोड नहीं चलाते हैं, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन पर वाट की इकाई है। ल्यूमेन पर वाट होता है, ये होता है दोस्तों ल्यूमिनस इफिशियंसी का मात्रक होता है। ल्यूमिनस इफिशियंसी का मात्रक होता है दोस्तों ल्यूमेन पर वाट। अगला क्वेश्चन, कि डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जो डीसी जनरेटर है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
घनाकार कोण की एसआई यूनिट क्या होती है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है दोस्तों स्टेरेडियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्टरों का उपयोग किया जाता है? मतलब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स में दोस्तों 3 कॉन्टैक्टर्स का यूज किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, एक एक मेन होता है दोस्तों, एक स्टार बनाया जाता है एंड 2 से डेल्टा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें 3 कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लग में तार या केबल का उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है, किसका उपयोग करके क्रिम्प करते हैं? ये होता है दोस्तों क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं इसको। ठीक है, चिमटा या प्लायर से। ठीक है, एक क्रिम्पिंग टूल होता है, उससे हम लोग तार या लग को उसमें लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, मूविंग कॉइल प्रकार वाले उपकरण पर काम करते हैं जो मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पीएमएमसी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के, वो डीसी आपूर्ति पे काम करते हैं एंड इसमें जो ईडी इसमें जो डैम्पिंग होती है वो ईडी करंट डैम्पिंग यूज होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एम्पेयर की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पेयर की होती है, एम्पेयर किसकी एसआई यूनिट होती है दोस्तों? ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की। अगला क्वेश्चन, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? यूपीएस का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन, 2 वाट मीटर वाली विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए तब किया जाता है जब क्या होता है, जब संतुलित या असंतुलित मतलब बैलेंस या अनबैलेंस लोड हो, तो उसको उस लोड उसको मापने के लिए हम लोग वहाँ पे 2 वाट मीटर विधि का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें ऊर्जा मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जब मापन करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो फिलामेंट बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। ठीक है, हाई रेजिस्टिव मटेरियल का फिलामेंट बना होता है। हाई रेजिस्टिव मटेरियल का यूज मैक्सिमम दोस्तों हीटिंग एलिमेंट के तौर पर करते हैं एंड जो हीटर की कॉइल होती है वो दोस्तों बनी होती है नाइक्रोम की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है? तो किसी डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ समीकरण होता है ई नॉट, वो होता है ZN P5/60A। ठीक है, 5N ZP/60A। ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये टेक्निकल ग्रेड सेकंड का ये पार्ट दूसरा था। इसमें भी हम लोगों ने दोस्तों 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, इस सेट का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों।